सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते। वेलकम एवरीवन। तो जो आज की क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ कुंडली। जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स होते हैं जो इस तरह के दिखाई देते हैं इनको हम बोलते हैं कुंडली। ठीक है, और इसी के स्ट्रक्चर को आज हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है एक कुंडली का। एक्चुअली हमने जो लास्ट क्लास की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्काई का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें आउटर लेयर में हमें साइन यानी कि राशियां घूमती हुई नजर आती है। और अगर हम इसको फ्लैट उसमें देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लेकिन जब हम इसको कागज पे बनाते हैं तो हम इस तरह का एक फ्रेम बनाते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो कुंडली बनाई जाती है वो ऐसे ही बनाई जाती है, जिसमें एक स्क्वायर बनाकर या फिर एक रेक्टेंगल बनाकर उसके 12 हिस्से कर दिए जाते हैं। 2 डायगोनल लाइंस ड्रॉ करते हैं, इस तरह से ये 2 डायगोनल लाइंस आ गई और फिर इस तरह का फ्रेम बना। मैम सॉरी आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं सर? हाँ जी कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी। तो शुड आई कंटिन्यू? जी, तो जो इसके 12 हाउसेस हैं इनको मेनली आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले हम ये जानेंगे कि एक कुंडली के मेन पार्ट क्या हैं। उस कुंडली में जो हमें 12 घर दिखाई दे रहे हैं या 12 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, उनमें जब हम लोग देखते हैं अपनी कुंडली उठाकर तो हमें कुछ नाम लिखे हुए दिखते हैं। और वो नाम क्या है, कुछ ऐसे लिखा रहता है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल। तो ये सारे नाम क्या हैं? ये प्लैनेट्स हैं। इन प्लैनेट्स के अलावा हमें कुछ नंबर लिखे हुए भी वहां पर दिखाई देते हैं। और हर चार्ट में ये नंबर्स का सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। जैसे कि कोई नंबर स्टार्ट हो सकता है 3 से, लेकिन हमेशा ये आपको एंटी क्लॉकवाइज ही लिखे हुए मिलेंगे। ये नंबर्स आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिखे मिलेंगे। इसका मीनिंग ये है कि जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स होते हैं उनमें ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स क्या शो कर रहे हैं? ये नंबर्स शो कर रहे हैं हमारी राशियों को। पिछली क्लास में हमने आपसे कहा था कि आपको हम राशियों के नाम बता रहे हैं और आप इन राशियों के नाम याद कीजिएगा। और वो राशियां कौन कौन सी थी? मेष राशि, राशि, वृषभ, मिथुन, यस, कर्क, सिंह, सिंह राशि, कन्या, तुला, कन्या राशि, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, धनु, मकर, कुंभ, यस, मीन। कुंभ और मीन। हाँ। अब ये जैसा इनका सीक्वेंस है इनको ऐसे ही नंबर दे दिया जाता है। यानी कि मेष राशि को 1 नंबर, वृषभ राशि को 2 नंबर, मिथुन राशि को 3 नंबर, कर्क राशि को 4 नंबर, सिंह राशि को 5, कन्या राशि को 6 नंबर, तुला राशि को 7 नंबर और वृश्चिक राशि को 8 नंबर, धनु राशि को 9 नंबर, मकर राशि को 10, कुंभ को 11 और मीन राशि को 12 नंबर दिया जाता है। तो जब हम कोई चार्ट देखते हैं और हमें वहां पर लिखा हुआ नंबर दिखाई दे, सपोज ये किसी भी हाउस में हमें लिखा दिखाई दे 8, तो हम समझ जाएंगे कौन सी राशि है? वृश्चिक। यस। और इसके बाद तुरंत बाद एंटी क्लॉकवाइज जैसे मैंने आपको बताया मूव करना होता है, तो यहाँ पे 9 नंबर होगा, 10, 11, 12। तो ये सीक्वेंस इसी तरह से चलता है हमेशा। मूवमेंट इसमें क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग आप समझ गए अब?
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब एक हाउस से दूसरे हाउस में ये मूव करते हैं हम, तो ये हाउस कंप्लीट हुआ यहाँ से ऐसे, और ये एंट्री यहाँ हो गई, ये यहाँ से एग्जिट हुआ और यहाँ पर एंटर कर गया यहाँ से। इनके गेट इस तरह से बने होते हैं जिसमें प्लैनेट इस तरह मूव कर सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से ऐसे इधर आ गया, नहीं, ऐसे नहीं आएगा, हमेशा फोर्थ के बाद फिफ्थ इसमें आएगा। तो इसके भी हमें यहाँ पर लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है कि हम इन प्लैनेट्स को या राशियों को कैसे प्लेस करेंगे। सबसे पहले हम लोग राशियों को समझेंगे कि राशियां जो हैं वो कैसे प्लेस की जाएं। इसी चीज को अगर हम अब अगले उसमें मैं आप प्रैक्टिस करवाऊं आपको, तो अगर मैं यहाँ पर एक ब्लैंक चार्ट ले लूं और यहाँ पर लिख दूं 10 नंबर, तो आप इसको क्या कहेंगे? कौन सी राशि है ये? मकर। मकर राशि। मकर राशि। और कैसे बनेगा? यहाँ पर 11 आ 11, जाएगा, 12, 1 2 3 4 5। तो आपको देखते ही, नंबर देखते ही ये पहचान लेना है कि ये कौन सी राशि है जिसपे मैंने एरो लगाया है। धनु। वेरी गुड। ये कौन सी राशि है जिसपे मैंने एरो लगाया है? मिथुन। मिथुन राशि। इसका मीनिंग ये हो गया कि आपको राशियों के नाम अच्छे से याद हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये जो काउंसिल ऑफ प्लैनेट्स होते हैं इनके बारे में। सूर्य और चंद्रमा की राशियां होती हैं 4 और 5, यानी कि कर्क राशि के स्वामी है सूर्य, नहीं, मून। चंद्रमा। कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा और सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। जब हमने कहा कि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, तो कोई तो ऐसी बात होगी जो हम इन्हीं दोनों राशियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और हमने कोई और नंबर नहीं लिखा। एक्चुअली इनके जो लॉर्ड्स हैं, यानी कि चंद्रमा है या सूर्य है, ये दोनों ही कहलाते हैं प्रकाशित ग्रह। इनको क्या बोलते हैं हम? प्रकाशित ग्रह। प्रकाशित ग्रह का मतलब हो गया प्रकाश देने वाले। अब ये केवल प्रकाश नहीं दे रहे, प्रकाश एक्चुअली ये दे रहे हैं एक तरह की ऊर्जा, एक तरह की एनर्जी है जो ये ट्रांसफर कर रहे हैं पूरे यूनिवर्स को। जितने भी बाकी के प्लैनेट्स हैं उन सबको या तो चंद्रमा से ऊर्जा मिल रही है या फिर सूर्य से। तो इन दोनों प्लैनेट्स को बोला जाता है कि ये कौन से प्लैनेट्स हैं? प्रकाश देने वाले प्रकाशित प्लैनेट हैं। ठीक, तो जब हम इनके बारे में आगे पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि जितनी भी राशियां हैं और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो कहीं ना कहीं इनकी काउंसिल में आते हैं, इनके ग्रुप बनते हैं। अब उन ग्रुप को आज हम समझते हैं। अगर मैं कहूं कि एक नंबर राशि जो मेष राशि है उसके स्वामी है मंगल। 2 नंबर राशि जो वृषभ राशि है इसके स्वामी है शुक्र। 3 नंबर राशि जो मिथुन राशि है उसके स्वामी है बुध। 4 नंबर राशि के स्वामी हमने लिख ही दिया कि चंद्रमा है और 5 के भी लिख दिया। इसके अलावा फिर आता है 6 नंबर राशि, इसके स्वामी भी कौन है? ये है कन्या राशि, इसके स्वामी भी बुध। फिर इसके बाद आता है 7 नंबर राशि जिसका नाम है तुला राशि, इसके स्वामी भी वेरी गुड शुक्र। इसके बाद आता है 8 नंबर राशि जिसके स्वामी मंगल देव बनते हैं। 2 राशियां हैं, 9 नंबर राशि धनु राशि
इसके स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति। फिर 10 नंबर राशि आते हैं जिसको कहते हैं मकर राशि, इसके स्वामी है शनि देव। और शनि देव की एक और राशि है जिसका नाम है कुंभ राशि, इसके स्वामी भी शनि देव होते हैं। और मीन राशि, इसके स्वामी गुरुदेव होते हैं, गुरुदेव बृहस्पति। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं। अभी जैसे हमने कहा 4 नंबर और 5 नंबर, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 3, यहाँ लिखती हूँ 6, यहाँ लिखती हूँ 2, यहाँ पर लिखती हूँ 7, यहाँ लिखती हूँ 1 और यहाँ लिखती हूँ 8, यहाँ पर लिख देती हूँ 9 नंबर और यहाँ पर लिख देती हूँ 12 नंबर, यहाँ पर 10 नंबर और यहाँ पर 11 नंबर। तो देखिए ये तो हो गए चंद्रमा की राशि, ये हो गई सूर्य की राशि। हम अगर इनको ध्यान दें तो ये दोनों राशियां, इनके अगल बगल बुध देव की राशियां हैं। तो इधर दोनों राशियां कौन सी हैं? शुक्र की राशियां हैं। ये दोनों राशियां मंगल की राशियां हैं। और ये दोनों राशियां किसकी राशियां हैं? गुरु की राशियां हैं। और ये दोनों राशियां किसकी राशियां हैं? शनि की राशियां हैं। तो अगर हम इनको याद करना चाहें तो इस तरह से हम ये बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि ये वाले जो राशियां हैं इन पे किसका अधिकार है? सूर्य। यानी कि ये राशियां सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। और ये राशियां किससे ऊर्जा प्राप्त करती हैं? चंद्रमा से। 2 प्रकाशित ग्रह हमने पढ़े, कौन कौन से? चंद्रमा और सूर्य। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने वाली जो राशियां हैं वो है कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। इसी तरह से चंद्रमा से ऊर्जा प्राप्त करने वाली राशियां हैं मिथुन, वृषभ, मेष, मीन और कुंभ राशि। आई होप ये वाली बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। हाँ। इसमें कोई क्वेश्चन आ रहा है किसी के मन में? नहीं। हाँ, मेरा है कि आप हाँ कह रहे हो जी, कि पूछिए। आधी राशियां सूर्य से लेती है और आधी राशियां चंद्रमा से वो लेती है अपना वो, और इनके लॉर्ड हाँ जी, अलग है और एनर्जी। का लॉर्ड सूर्य और चंद्रमा है। हाँ जी, ये इनके लॉर्ड नहीं ना, मतलब ये जो बाकी ये 6 इनके राशि के लॉर्ड लॉर्ड नहीं है, एक्चुअली ये इनसे एनर्जी लेती हैं। एनर्जी लेते हैं। ओके। इनकी एनर्जी सोर्सेस ये हैं। हाउएवर है दोनों बुध की राशि। जैसे अगर हम बात करें मिथुन राशि और कन्या राशि की, हैं दोनों की बुध की राशियां, लेकिन एक राशि चंद्रमा से ऊर्जा लेती है और दूसरी राशि सूर्य से ऊर्जा लेती है। इसी तरह से शुक्र की दोनों राशियां, एक वृषभ राशि है, एक तुला राशि है, एक ऊर्जा लेती है चंद्रमा से, एक ऊर्जा लेती है सूर्य से। यहाँ पर ये ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ तक समझ आया? मैम एक चीज पूछ रही हाँ थी, प्लीज। जैसे ये आपने बोला कुंभ, ये जो इधर आधी राशियां ये चंद्रमा से एनर्जी ले रही हैं और दूसरी सूर्य से, तो जी इसका मतलब ये है कि हमें जो ये राशियां चंद्रमा से ले रही हैं इनको चंद्रमा की मतलब कुछ पूजा या कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि मतलब और स्ट्रेंथ बढ़े, ऐसा नहीं, कुछ है? देखिए अभी आप इतनी जल्दी मत कीजिए इनकी पूजा वूजा के बारे में, क्योंकि अच्छा, इनकी कहाँ पूजा करनी है, कहाँ कैसे करना है, वो चीजें बहुत बाद की हैं। अभी ठीक है, पहले हम इनके नेचर को समझेंगे, ठीक है। ठीक है ना? क्योंकि इनके स्वामी, इन राशियों के स्वामी जो हैं वो ये हैं, गुरु हैं, शनि हैं, मंगल है, बुध है। तो वो जो पूजा वाला सिस्टम होगा कि कैसे हम इनको अलाइंड करें अपने जीवन में, वो चीजें बहुत थोड़ा सा अभी हम पहले इनिशियल लेवल पर है, बहुत बाद की बातें आएंगी वो, ठीक ठीक है। है। जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं, काउंसिल की बात करते हैं, तो मेष राशि जिसके स्वामी मंगल हैं, मंगल को बोला गया है कि ये सेनापति हैं। मंगल को क्या बोला गया है कि ये सेनापति हैं। जब सेनापति है तो राजा भी होंगे। तो राजा जो होते हैं वो होते हैं सूर्य। सूर्य क्या है? राजा।
और जो चंद्रमा है जिनसे हम एनर्जी लेने की बात करते हैं उसको रानी बोला गया है। क्या बोला गया? इसको रानी। और इसको बोला गया राजा। तो अगर हम एक राज दरबार की परिकल्पना करें, सोचें कि एक राजा का दरबार है, तो उसमें सूर्य राजा बन के बैठे हैं और चंद्रमा क्या बन के बैठी है? रानी। तो जब हम सोच के देखें तो रानी में एक सौम्यता होती है और राजा में एक थोड़ा सा क्रूरता होती है। ठीक है, तो दोनों के नेचर में ये फर्क होता है कि राजा क्रूर होते हैं और रानी सौम्य होती हैं। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि वो राशियां जो चंद्रमा से प्रकाश ले रही हैं वो सौम्य राशियां हैं, तो हम कह सकते हैं। और वो राशियां जो सूर्य से प्रकाश ले रही हैं या ऊर्जा ले रही हैं वो थोड़ी सी क्रूर राशियां हैं या ज्यादा उनमें एनर्जी बहुत ज्यादा है। मेष राशि को बोला गया है कि वो सेनापति है। सेनापति कौन है? मंगल। मेष राशि के स्वामी को सेनापति बोला गया है। और सेनापति का काम क्या होता है? सुरक्षा देना। वो सुरक्षा देता है, ये वाली बात पक्की है। इसी तरह से केवल मेष राशि ही नहीं, वृश्चिक राशि भी जिसके स्वामी मंगल है वो भी सेनापति की ही राशि है। अब मेष राशि अलग ढंग से सुरक्षा देती है, वृश्चिक राशि अलग ढंग से सुरक्षा देती है। कैसे सुरक्षा देते हैं? एक क्रूरता के साथ सुरक्षा देती है और एक सौम्यता के साथ। वो कैसे कैसे होंगी हम धीरे धीरे उस चीज को आगे समझते चले जाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें कि बुध की राशियां, बुध की कौन सी राशि होती है? मिथुन राशि और कन्या राशि। इसके स्वामी कौन होते हैं? बुध। और बुध को बोला गया है कि ये एक राजकुमार है। राजकुमार है ये। राजकुमार होने का मतलब है कि ये राजा और रानी का बच्चा है, बेटा। कि ये राजकुमार है, इसको हमेशा केयर चाहिए, इसको हमेशा किसी किसी का साथ चाहिए। अभी हम बस ये समझ लेते हैं कि इसको राजकुमार बोला गया है और राजकुमार क्या क्या कैसे कैसे काम करेंगे उसको हम आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस कहानी में हम समझते जाएंगे कि इनको राजकुमार क्यों बोला गया। फिर तीसरा आ जाता है हमारे पास मिथुन राशि के बाद कर्क, और ये तो सिंह तो हो गई। शुक्र की राशियों को हम चेक कर लेते हैं। शुक्र की राशि है वृषभ राशि और साथ में तुला राशि। इसके स्वामी दोनों के शुक्र हैं। अब शुक्र को क्या बताया गया है कि शुक्र एक सलाहकार है, ये सलाह देता है। सलाहकार का क्या काम होता है कि चीजों को ऐसे करो, चीजों को ऐसे मत करो, चीजों को हमें ऐसे करना चाहिए, चीजों को ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब सलाहकार क्या हो सकता है? एक प्रधानमंत्री सलाहकार हो सकता है ना, प्रधानमंत्री सलाहकार हो सकता है। सेनापति का मतलब है कि उसके हाथ में सेना है, हथियार ली हुई सेना। लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो सलाहकार है, वो सलाह दे रहा है, वो किसी भी तरह का हथियार नहीं उठाए हुए। इसी तरह से जब हम गुरु की दोनों की राशियों की बात करते हैं, गुरु की दोनों राशियां कौन कौन सी हैं? एक है धनु राशि और दूसरी है मीन राशि। धनु राशि और मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं और ये किसके? ये भी सलाहकार है। ये इनका काम भी है सलाह देना, आध्यात्मिक सलाह देना। आध्यात्मिक सलाह देना का मतलब राजा को सही और गलत की पहचान करवाना, उसको पूजा पाठ में इन्वॉल्व रखना। इसी तरह से अगर हम शनि की बात करें तो शनि की दो राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। शनि को इस काउंसिल में बोला गया है कि ये सेवक हैं।
सेवक है, और या फिर आम जनता बोला गया है शनि को। तो जब हम एक राज्य की परिकल्पना करते हैं तो उसके राजा बनते हैं सूर्य, रानी बनती है चंद्रमा, सेना का नेतृत्व करने वाले मंगल हैं, राजकुमार बुध हैं, राजा को सलाहकार देने वाले हैं शुक्र, और आध्यात्मिक सलाहकार जो हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं, और शनि क्या है? जनता है और सेवक है। आई होप यहाँ तक की बात समझ आई होगी आप लोगों को। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। नहीं मतलब याद करना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं होना तो भी सब मतलब वो हो रहा है, वो जब आप याद स्टोरी, हाँ को ये जब मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगी इसकी, और आप इसको रिवाइज कीजिएगा, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज आ रही है। हाँ जी, अभी क्योंकि मतलब अभी ये समझ आ गया, आपने जैसे बोल रहे वो तो पता चल रहा है क्या है, बट ऐसे मेमोराइज करना कि भी किसकी कौन सी राशि या कौन से ग्रह आप जितना ज्यादा डिस्कशन करेंगे इसके बारे में उतनी जल्दी आपको ये याद हो जाएगा। जैसे अभी मुझे 4th and 5th का याद हुआ कि जैसे चंद्रमा और वो उनका सूर्य। हाँ जी, अभी बिल्कुल ठीक बात है। बाकी का भी थोड़ा याद करना। कोई बात नहीं, आप इसको आप स्टेप बाय स्टेप ही सीखिएगा। देखिए ये है, हम लोग यहाँ पे बेसिक ही सीख रहे हैं। सबसे पहले हमें इन राशियों के बारे में ही जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अभी तक मैंने आपको ये बताया कि एक तो ये कुंडली होती है। अब कुंडली क्या है? कुंडली ऐसा एक 12 फ्रेम का, 12 खानों का एक स्ट्रक्चर है, और उसमें नंबर जो लिखे होते हैं वो नंबर होती हैं राशियां। ये कुंडली होती है, और इस कुंडली में जो नंबर लिखे रहते हैं वो होती हैं राशियां। इन राशियों के बारे में हमने पहली क्लास में भी बात की थी, लास्ट जो हमने क्लास की थी उसमें, और मैंने कहा था कि आप प्लीज इनको कोशिश कीजिएगा कि ये याद हो जाए। ठीक, आप लोगों ने रिवाइज किया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आज मैंने आपको बताया कि कुछ राशियां चंद्रमा से प्रकाश लेती हैं और कुछ राशियां सूर्य से प्रकाश लेती हैं। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया कि अगर हम इनको काउंसिल समझें, एक काउंसिल ऑफ प्लैनेट समझें, तो ये राशियां जो हैं वो क्या क्या कह रही हैं। इनके जो लॉर्ड्स हैं, मेष राशि के लॉर्ड मंगल हैं, वृषभ राशि के लॉर्ड शुक्र हैं, ये जितने भी लॉर्ड्स हैं ये एक्चुअली उस काउंसिल में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। पूरी की पूरी कुंडली में केवल 3 ही चीजें होती हैं। कौन सी वो 3 चीजें हैं? नंबर 1 राशियां, नंबर 2 ग्रह, और फिर ये भाव। भाव कौन से? इनको ये जो खाने बने हुए हैं ना, इनको ही कहते हैं ये भाव हैं। इनमें लिखे हुए नंबर जो हैं वो राशियां हैं, और इनमें जो हम लोग ये लिख देते हैं कि यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर ये प्लैनेट्स हैं, यानी कि ये ग्रह है। माना हमने लिख दिया यहाँ सूर्य है, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ पे मंगल है, यहाँ पर बुध है, यहाँ शुक्र है। ये सारे क्या है? प्लैनेट्स हैं। इन्हीं का कॉम्बिनेशन ही, इन्हीं से ही, यही 3 चीजें ऐसी हैं जो हमें कुंडली रीडिंग के लिए चाहिए होती हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन, इन्हीं के परम्यूटेशंस लगा लगा कर हम रिजल्ट बताते हैं कि अच्छा ये दोनों एक साथ बैठे हैं तो ये करेंगे, ये नंबर यहाँ पर लिखा है तो इसका मीनिंग ये है। उन्हीं नंबर्स को पहचान करनी है और आप ज्योतिष बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बस रॉकेट साइंस इसमें बस इतना ही है कि इन 3 चीजों को हमें समझना और पहचानना है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हर राशि के कोई ना कोई स्वामी है, और जिसमें हमने ये बोला कि जो 5 नंबर राशि यानी कि लियो साइन है, यानी कि सिंह राशि है, उसके स्वामी कौन है? सूर्य। वेरी गुड, आपको तो याद हो गए। बस 4 और 5 याद हुआ है। कोई बात नहीं, अब मैं आपको सूर्य के दर्शन करा देती हूँ। यहाँ ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। जब आप सूर्य को देख रहे हैं यहाँ, तो आप देखिए कि इनके कुछ मैंने यहाँ कैरेक्टर्स लिखे हैं।
जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है वाइटैलिटी एंड एनर्जी, तो सूर्य क्या देता है हमें? एनर्जी देता है, स्टेमिना देता है। ओवरऑल वाइटैलिटी के लिए हम सन को चेक करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि सर्दियों के दिन आ गए, बहुत ठंड लग रही है यार, हाथ पैर चल ही नहीं रहे, तो क्या कहते हैं? सूर्य में बैठो जाकर, धूप में बैठते हैं, थोड़ी देर शरीर खुल जाए। तो वो सूर्य क्या कर रहा है? हमें एनर्जी दे रहा है। मॉर्निंग में भी हम क्या कह रहे हैं कि सूर्य की किरणें ले लेते हैं थोड़ी सी, जिससे हम सारा दिन एनर्जाइज रहें। सन के आते ही हमारे अंदर शरीर में एक एनर्जी आ जाती है। तो एक्चुअली कुंडली में भी सन हमें एक एनर्जी ही दे रहा है। ये हमारी स्टेमिना और ओवरऑल वाइटैलिटी को शो करता है। इसके बाद हमारी हेल्थ एंड वेलबींग, हम चीजों को कितनी जल्दी रिकवर कर जाएंगे, हम बीमार तो नहीं रहेंगे। हम बीमार से हो जाते हैं, सब बीमार होते हैं, बुखार हो गया, कुछ हो गया, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन कितनी जल्दी ठीक हो जाते हैं वो हमारे सूर्य बताते हैं। हमारा फोकस, हम सेल्फ डिसिप्लिन, हमारी मेंटल क्लैरिटी, हमारा कॉन्फिडेंस, करेज, हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज, पॉजिटिविटी कितनी है हमारी, ये सारी चीजें हमें किससे पता चलती है? सन से। सन हमारे कौन से हाउस में है और कुंडली में कहाँ कैसे बैठे हैं, उनसे हमें पता चलता है। किनसे? सन से। प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारी सक्सेस, हमारा इमोशनल बैलेंस भी ये कहीं ना कहीं बताते हैं। हम कितने स्टेबल हैं, एक्चुअली ये बताते हैं कि हमारी स्टेबिलिटी क्या है, हमारा विजन, विजन क्या है, हमने क्या सोचा हुआ है अपनी लाइफ के बारे में, हम कैसे अपने आप को अपने आगे बढ़ाएंगे या दूसरों से लेकर चलेंगे, हम कैसे लीडर हैं। ये सारी चीजें हमारे सन बताते हैं। सन आध्यात्मिक भी है। हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं लोगों को, ये वाली बात भी हमें सन बताते हैं। रेस्पेक्ट देते हैं हम लोगों को, ये भी सन बताते हैं। हमारी इनर स्ट्रेंथ कितनी है, ये भी कौन बताते हैं? सन बताते हैं। सन के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि सन में एक बहुत आवाज है। सन कहीं जा तो रही नहीं, एक ही जगह पर रहते हैं, और सन के अंदर से जो एनर्जी है आग के रूप में ऐसे लपटें निकल रही हैं। और जब वो एनर्जी और लपटें निकल रही हैं, सन को आप इमेजिन करो, ये इतना लाउड है, जब धमाके होते हैं ना इसमें, तो ऐसे लपटें निकलती हैं, ऐसे ऐसे, और जब ये लपटें निकलती हैं तो बहुत आवाज होती है, बहुत एनर्जी। तो आप देखोगे कि जिस भी हाउस में आपके सन बैठे हों, वहां वो हमेशा वाइब्रेंट रहता है, हमेशा हमेशा वाइब्रेंट दिखाई देगा। अब वो हाउसेस क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये सारे हाउसेस हमारी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को शो करते हैं। आज हम केवल सन की बात करेंगे, केवल सन की, और सन को अपनी लाइफ के डिफरेंट 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 पार्ट से लोकेट करेंगे। कैसे करेंगे आइए समझें। हमें ये पता है कि जो हमारा ये फर्स्ट हाउस है, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा असेंडेंट है। क्या बोलते हैं इसको? असेंडेंट, या फिर लग्न भी बोल देते हैं और असेंडेंट भी बोल देते हैं। अब ये लग्न क्या होता है? लग्न होता है जब हम पैदा होते हैं ना, जब हम पैदा होते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन में जो राशि होती है वो हमारा लग्ना बनती है। ईस्ट डायरेक्शन में राशि का मतलब है कि स्काई में जो ईस्ट डायरेक्शन है वो राशि
यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं। माना किसी का जन्म हुआ हो सिंह में, जब वो पैदा हुआ तो ईस्ट डायरेक्शन में सिंह राशि थी। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि ये सिंह राशि थी या नहीं थी? बहुत तरीके हैं इसको जानने के, लेकिन हम पहले अभी ये समझते हैं कि लग्न होता क्या है। जब हम पैदा होते हैं तो हमें देखना होता है कि ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी राशि उदय हो रही है, वही हमारा असेंडेंट बनेगा, वही बनेगा हमारा असेंडेंट। अगर जिस समय एग्जैक्ट जिस समय जब बच्चा पैदा हुआ तो हम बोलते हैं, पंडित जी से पता कर लेते हैं कि इसका लग्न क्या है, और लग्न पता चलते ही हम यहाँ पर वो नंबर लिख देते हैं। अब इसका मतलब है कि यानी कि कुंडली में भी डायरेक्शंस होती हैं, तो क्यों ना हम पहले इसके डायरेक्शंस को समझ लें। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली डायरेक्शन होती है ईस्ट डायरेक्शन। लग्ना की डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। और हमें जैसे हम बचपन से सीखते आए ना कि ईस्ट डायरेक्शन के ठीक अपोजिट वेस्ट डायरेक्शन होती है, तो ईस्ट डायरेक्शन के ठीक अपोजिट यहाँ पर ये वाली डायरेक्शन होती है वेस्ट डायरेक्शन। और ये जो है यहाँ पर होती है साउथ डायरेक्शन, और यहाँ पर होती है नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, जैसे हमने कहा आपको कुछ, जब लास्ट लेक्चर हम लोग कर रहे थे तो हमने ऐसे कहा था ये वाला ये भचक्र है। भचक्र मतलब ज़ोडिएक, राशि का चक्र ये है। और इसमें अगर हम समझ लें कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, और ये नॉर्थ डायरेक्शन है, इसको हम चार्ट पर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि लगना जहां पर बनेगा वही डायरेक्शन ईस्ट होगी, उसके ठीक ऑपोजिट वेस्ट होगी, उसके ठीक इधर साउथ और इधर नॉर्थ डायरेक्शन होगी। ठीक है, आई होप ये वाली बात लगना और डायरेक्शंस आपको समझ आ गई होंगी। इनके बीच की जो ये वाली डायरेक्शन है ये वही होंगी साउथ ईस्ट, इधर हो जाएगा साउथ वेस्ट, इधर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और इधर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम, ये है फर्स्ट हाउस। लगना को बोलते हैं ये फर्स्ट हाउस है। इसको बोलते हैं कि ये सेकंड हाउस है, ये है थर्ड हाउस, ये है फोर्थ हाउस। इसी तरह से ये वाला हाउस क्या कहलाएगा? फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th हाउसेस। ये 12 के 12 हाउसेस हमारी लाइफ के अलग अलग चीजों को बताते हैं, अलग अलग चीज हमारे बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, हमारे घर के बारे में, हमारी नौकरी के बारे में, हमारी माँ के बारे में, हमारे पिता के बारे में। यही खाने हैं, यही 12 भाव हैं जो वन और द अदर वे चीजों को बताते रहते हैं। और इनमें लिखे हुए नंबर, जो राशियां, इन्हीं राशियों को हमें समझना है, और फिर ग्रहों को तो सबसे बाद में समझना है। सबसे बाद का काम होता है ग्रहों को समझना, लेकिन हम लोग साथ साथ समझते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले हम भावों को समझते हैं और साथ में सूर्य को भी समझते जाते हैं। हमने कहा कि जो लगन में उदित राशि है वो क्या है? कोई भी राशि, यहाँ पर नंबर लिख दिया। जो ईस्ट डायरेक्शन में उदित राशि थी उससे हमारा लगन बन गया, माना हमारा सिंह लगन ही बन गया। ठीक है, तो यानी कि हमें सिंह की राशि के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य खुद होते हैं। तो यानी कि हमारे कैरेक्टर्स में कहीं ना कहीं सूर्य के जैसे कैरेक्टर्स आ जाएंगे। अब वो कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं हमने अभी यहाँ पर जाना
कि सूर्य हमें बनाता है, सेल्फ डिसिप्लिन देता है, हमें लीडरशिप देता है, विजन देता है, प्रोटेक्शन देता है, स्ट्रेंथ देता है। ये सारी चीजें हमने अभी यहाँ पर जानी। सक्सेस कैसी मिलेगी हमें, हमारा इमोशनल बैलेंस, हम स्टेबल हैं कि नहीं है, ये सारी चीजें हमारे बारे में कौन बता देगा? हमारा लगन ही बता देगा। केवल लगन से पता चल जाएगा कि हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी। मैम अगर सिंह जैसे सिंह राशि है किसी की, तो वो फिर मतलब उसमें सन की क्वालिटीज ज्यादा होंगी ना फर्स्ट। बिल्कुल ठीक बात है, यही तो बताना चाहती हूँ मैं, यही बताना चाहती हूँ। और अगर यहाँ पे मून का साइन होता तो मून की क्वालिटीज आती ज्यादा। बिल्कुल मून की क्वालिटीज ज्यादा होती हैं। और अगर यहाँ पे माना हम कह दें कि 10 नंबर लिखा होता तो कौन सी राशि है ये? मकर। मकर है। और मकर के स्वामी कौन होते हैं? मकर के स्वामी सैटर्न, शनि। मकर के स्वामी सैटर्न होते हैं, तो इसका मतलब है हमारे अंदर शनि की क्वालिटीज ज्यादा होती। ठीक है, क्योंकि अभी हमने कंसंट्रेट किया है केवल सन के इसको, तो अभी मैं सारे एक साथ नहीं बताऊंगी। अगर सारे एक साथ बता दूंगी तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, लर्निंग कैसे होगी? फिर लर्निंग भी तो करनी है ना, हैंड टू हैंड। ठीक है, तो लर्निंग के लिए हमें एक एक करके पकड़ना पड़ेगा चीजों को। चलिए, अगर माना यहाँ पर 6 नंबर राशि हो तो हमारे अंदर किसकी क्वालिटीज ज्यादा होंगी? 6 नंबर कन्या। कन्या राशि है, तो कन्या राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुध। बुध। ठीक है ना, तो यानी कि हमारा जो नेचर होगा वो राजकुमार की तरह होगा। ये हमने पढ़ा था ना कि हाँ। बुध जो है वो राजकुमार है। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे ही सीख जाएंगे बात करते करते। अगर यहाँ पर ये 7 नंबर राशि होती तो 7 तुला। और तुला के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र। शुक्र। वेरी गुड, शुक्र होते हैं। तो यहाँ और शुक्र को हमने काउंसिल में क्या बताया था? सलाहकार। सलाहकार। यानी कि हम सलाहकार की तरह काम करते हैं, लोगों को गाइड करना। ठीक है, और भी क्वालिटीज होती है शुक्र की जिसको हम समझेंगे, एक एक करके समझते चले जाएंगे। अगर यहीं पर 12 नंबर राशि होती तो बृहस्पति। बिल्कुल मीन। मीन राशि है ना, तो मीन राशि के स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति। और मेरा बृहस्पति, हाँ जी, फर्स्ट हाउस में 12 नंबर ही है। वेरी गुड। तो बृहस्पति का तो मतलब ही है ज्ञान, अध्यात्म। तो मैं टीचर ही हूँ। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। गुरु गुरु का काम क्या है? आध्यात्मिक सलाह देना दूसरे को, राजा को खासकर। तो ये धीरे धीरे हमने जैसे सन के कैरेक्टर्स को अभी समझा, ऐसे ही हमारे पास सारे प्लैनेट्स के कैरेक्टर्स हैं। ठीक है ना, इनके सबको हम समझेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें ये कहा जाए कि लगन हमारा क्या बताता है, लगन हमारा बताता है हमारी पर्सनालिटी को। अब पर्सनालिटी में हमारी लुक्स भी आती हैं, हमारी इम्यूनिटी भी आती है, हमारे अंदर की लीडरशिप क्वालिटी भी आती है, ये सारी चीजें आती है ना। केवल लग्न देखकर ही ये पता चल जाता है। और जो लगन लॉर्ड होता है ना, वो इस पूरी कुंडली का मालिक होता है। लगन लॉर्ड जो भी होगा, जैसे अगर यहाँ पर 8 नंबर लिखा है तो लगन लॉर्ड कौन बनेगा? कन्या। नहीं, ये सॉरी, कन्या राशि वृश्चिक। नहीं है, वृश्चिक। ये वृश्चिक राशि है। और वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल। मंगल। तो इस पूरी कुंडली के मालिक कौन बनेंगे? मंगल बनेंगे। एंड मंगल सलाहकार होते हैं ना।
सेनापति होते हैं। सेनापति है। यानी कि सेनापति का क्या काम है? सेनापति का काम है रक्षा करना, मेरा मंगल सेना है। को लेकर चल देना। आई एम स्कॉर्पियो हाँ जी, ascendant। आई एम स्कॉर्पियो ascendant। अच्छा, आपका स्कॉर्पियो है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे लोग थकते नहीं है, एनर्जी बहुत होती है। हमेशा हथियार उठाए रखना। हथियार उठाए रखने का मतलब ये नहीं कि लड़ाके हो गए, नहीं, मतलब उनके पास काम बहुत है, उनके पास काम है, खाली नहीं बैठना। क्या आपके अंदर कुछ ऐसी वो है क्वालिटी? या मतलब मुझे कुछ ना कुछ जैसे करते रहना, जो आई लाइक टू कीप कुछ माई ना कुछ करते रहना है, खाली नहीं बैठ सकते। जैसे अगर किसी के लग्न में गुरु की राशि हो तो वो कुछ ना कुछ पढ़ता रहेगा, सीखता रहेगा नया, और दूसरों को बताता भी रहेगा, सिखाता भी रहेगा। जैसे मंगल का काम है सुरक्षा देना, दूसरे को रक्षा करनी है। ये चीज ठीक नहीं हो रही, चल मैं करवा देती हूँ तेरी, मतलब मैं दूसरे के खराब गलत कामों को ठीक करने का मेरी जिम्मेदारी दी है मुझे, मैं ठीक करवाती हूँ। हथियार उठाए हुए हैं हमने, हम योद्धा हैं। वो चीजें हम आगे धीरे धीरे इसको समझेंगे कि वो क्या काम करते हैं। अभी हमें ये समझना है कि अगर लगन में कोई भी राशि है तो उसके लॉर्ड कौन बनेंगे। माना यहाँ पर हम कह दें कि 11 नंबर राशि है, तो कौन सी राशि है ये? कुंभ। कुंभ। और इसके स्वामी कौन होते हैं? शनिदेव। तो शनि जो है इनके लगन लॉर्ड हो गए। और जो लगन लॉर्ड बनता है ना, वो पूरी कुंडली का मालिक होता है, लगन लॉर्ड या लग्नेश। हिंदी में लग्नेश बोल देते हैं, इंग्लिश में लगन लॉर्ड बोल देते हैं। आई होप ये वाली बात भी समझ आ रही है। तो अब मैं आपको ये कुछ चीजें भेजूंगी जिसको आप समझिएगा, पढ़ के देखिएगा, ठीक है, पढ़ के देखिएगा। कुछ चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ चीजें जब आप इन पेजेस को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आते चले जाएंगे कि क्या बताया जा रहा है एक्चुअली। चलिए 1 मिनट में ये वाला पेजेस, हाँ हाँ, ये यहाँ पर आ गया। ये देखिए, जो फर्स्ट हाउस है अब आपका, वो क्या बताता है? वो आपके सेल्फ के बारे में बताता है, वो आपकी बॉडी और पर्सनालिटी के बारे में बताता है। इसीलिए इस भाव को क्या कहते हैं? तनु भाव भी कहते हैं। कौन से भाव को? पहले भाव को तनु भाव भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर, हमारी पर्सनालिटी और हमारी बॉडी के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो इस भाव को क्या कहते हैं? तनु भाव, तनु भाव। अब बात आ जाती है सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस को अगर हम कहें, जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, तो सबसे पहले वो अपने आप में ही है, उसको बॉडी मिल गई। फिर जैसे ही पैदा हुआ तो उसको एक परिवार मिलता है, उसको एक कुटुंब मिलता है। तो जो सेकंड हाउस होता है वो फैमिली का ही होता है। यहां लिखा हुआ आप देखेंगे, यहां लिखा है फैमिली, ठीक है। तो जब हम फैमिली में बच्चा आया, छोटा सा बच्चा है, तो हम कैसे उससे बातें करते हैं? मतलब उसको साउंड प्रोड्यूस करना सिखाते हैं। अगर आप नोटिस करो, सोच के देखो, छोटे बच्चे को हम साउंड प्रोड्यूस कर करके आ केवल साउंड से बात कर रहे होते हैं उससे। भावना की छोटे बच्चा है ना एक अभी आपके पास, तो वो आप कितना बड़ा है? वो 3-4 महीने का है, 4 months। 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स के बच्चे को आपको वैसे कम्युनिकेट तो कर नहीं सकते कि चल तुझे नहलाऊं, चल तुझे खाने खिलाऊं, चल, ऐसे नहीं बात करते, बल्कि उसको हम साइन, थोड़ी साउंड, मतलब कुछ ऐसी साउंड प्रोड्यूस करके, तो
एक्चुअली सेकंड हाउस हमारे कुटुंब का और हमारी साउंड्स का भी है, हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हमारा सेकंड हाउस बताता है। अब यहाँ पे तो खाना भी जा रहा है, तो हमारा खाना भी सेकंड हाउस बताता है, फैमिली, खाना और वाणी। इसीलिए सेकंड हाउस को बोला गया है कि ये, इसको कई नाम दिए गए हैं। कैसे कैसे नाम दिए गए हैं? कुटुंब भाव, इसका पहला नाम है कुटुंब भाव। फिर दूसरा नाम है इसका वाणी भाव। इस यहीं से भोजन भी देखते हैं हम लोग, खाना। ठीक है। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक सगन डालने का प्रोग्राम होता है ना, थोड़ा सा कि चल बच्चे से मिलकर आए। उसको पहली बार जब हम बच्चे को मिलते हैं तो उसके हाथ में कुछ पैसे पकड़ा देते हैं। बच्चे को नहीं पता ये क्या है। बच्चे को पता होता है क्या हेमा जी? नहीं, छोटे बच्चे को क्या पता कि ये नोट है, ये पैसे हैं, ये क्या है, और ले मिला बेबी। हाँ जी, तो छोटे बच्चे को नहीं पता है वो पैसा है, लेकिन हम उसका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं उस पैसे से। तो पैसे से कौन इंट्रोडक्शन करवा रहा है? फैमिली करवा रही है। तो जो सेकंड हाउस है इसको ही धन भाव भी कहा गया है। वेल्थ का घर है ये, धन भाव। कुटुंब भाव ही धन भाव भी है, और यही भाव स्पीच का भी है, ये फैमिली का भी है। सेकंड हाउस को तरह तरह के नामों से बुलाया जाता है, भोजन का भाव, कुटुंब का भाव, वाणी का भाव, और सबसे महत्वपूर्ण धन भाव। ठीक है। थर्ड हाउस को हम पराक्रम भाव कहते हैं। यहाँ से हमारे अंदर कितनी एनर्जी है ये देखा जाता है। ठीक है। इसी तरह से देखिए, करेज, हमारी शक्ति, हमारे अंदर कितना करेज है ये बताता है हमारा थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस हमारी मदर का होता है, हमारी माँ। और सबसे पहला सुख जो होता है ना, वो माँ ही है। हमारा घर, हमारे कंफर्ट्स, ये सब फोर्थ हाउस से ही देखते हैं हम लोग। इसीलिए इस भाव को सुख भाव भी कहा गया है। हर वो चीज जिससे हमें सुख मिलती है, हमें सुख की प्राप्ति होती है, आराम मिलता है, कंफर्ट मिलता है, हम देखते हैं फोर्थ हाउस से। ठीक है। फिफ्थ हाउस, अभी मैं आपको एक छोटा छोटा आइडिया दे रही हूँ। फिफ्थ हाउस हमारी एजुकेशन का, हमारे बच्चों का, हमारी क्रिएटिविटी का होता है। सिक्स्थ हाउस को बोला गया है रोग ऋण रिपुओं का भाव। रोग ऋण रिपु क्या होते हैं? रोग मतलब बीमारियां, ऋण मतलब कई बार हमारे ऊपर डेट्स हो जाते हैं, रिपु मतलब हमारे एनिमीज। ये कौन सा हाउस बताता है? ये हमारा सिक्स्थ हाउस बताता है। इसी तरह से जो सेवेंथ हाउस है वो हमारे पार्टनरशिप का है। अब पार्टनरशिप, हमारे पति या पत्नी से भी पार्टनरशिप हो सकती है, या फिर हमारे बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। जिसके साथ मिलकर हम काम करते हैं वो हमारा पार्टनर है। तो वो सेवेंथ हाउस से हम देखते हैं। अब बात आती है एट्थ हाउस। जो एट्थ हाउस है उसको बोला गया है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव। यहीं से मृत्यु और आयु भी देखी जाती है, लॉन्जिविटी। इसको बोला गया है
मृत्यु भाव या फिर आयु भाव। ठीक है, सबसे अच्छा भाव जो बोला गया है वो बोला गया 9th, लक, धर्म, गुरु, हमारे मेंटोर। उसको हम देखेंगे कहाँ से? 9th हाउस से। हमारा करियर, स्टेटस और कर्मा को हम देखते हैं 10th हाउस से। हमारे गेन्स, फ्रेंड्स, एम्बिशंस, ये सारी चीजें 11th हाउस बताता है। और फॉरेन लैंड्स, स्पिरिचुअलिटी और लॉसेस को 12th हाउस बताता है। अब जब आप अपना चार्ट उठा के देखो, सपोज अपने चार्ट में, जैसे हमें हेमा जी ने बोला कि मेरे असेंडेंट में 12 नंबर राशि, यहाँ पर हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमने बोला कि भाग्य भाव जो है वो है 9th हाउस, और 9th हाउस में 8 नंबर राशि लिखी है, तो 9th लॉर्ड कौन बने? मंगल। वेरी राइट, मंगल। हमें आपने बोला, क्या नाम, भावना जी ने बोला कि उनका स्कॉर्पियो असेंडेंट है। और अगर हम 9th हाउस में देखें तो कौन सी राशि बनती है? मून। कर्क राशि। राशि मून। तो फिर 9th लॉर्ड कौन बने? 9th हाउस में कर्क राशि और 9th लॉर्ड कौन बने? मून। मून। इसका मतलब ये हो गया कि जो हेमा जी है हमारी, उनके भाग्य की जिम्मेदारी तो है मंगल के पास, और जो हमारी भावना जी हैं उनके भाग्य की जिम्मेदारी है चंद्रमा के पास। आर यू गेटिंग पॉइंट? अभी हमने ग्रह नहीं बैठाया, अभी हमने केवल लॉर्डशिप देखी है। इनके भाग्य भाव के स्वामी कौन है? चंद्रमा। और आपके भाग्य भाव के स्वामी कौन है? मंगल। ठीक है, जैसे लगन भाव के स्वामी आपके गुरु हैं, और ऐसे ही इनके लगन के स्वामी मंगल हैं, ऐसे ही भाग्य भाव के स्वामी भी बन गए। ठीक है, हम शॉर्ट में कैसे कहते हैं? 9th लॉर्ड, लगन लॉर्ड। ठीक है, तो आज आपको जो मैं काम दे रही हूँ, होमवर्क दे रही हूँ, वो ये है कि आप अपने अपने ऐसे चार्ट बनाना, और उस चार्ट में ये बताना कि फर्स्ट लॉर्ड कौन है, सेकंड लॉर्ड कौन है, थर्ड लॉर्ड कौन है, फोर्थ लॉर्ड कौन है, फिफ्थ लॉर्ड कौन है, सिक्स्थ लॉर्ड कौन है, 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th लॉर्ड कौन है। ठीक है, अब इसी तरह से अब यहाँ समझो, एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि ये शिक्षा का भाव है, एजुकेशन का भाव है 5th हाउस। तो हेमा जी की जो शिक्षा की जिम्मेदारी वो किसकी है? चंद्रमा की। ऐसे ही भावना जी की शिक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? गुरुदेव बृहस्पति के पास। क्यों? क्योंकि 5th लॉर्ड गुरु हैं। ये वाली बात समझ आई आप दोनों को? ठीक है ना? तो जो हाउस है वो हाउस किस चीज का हाउस है, और वहां जो नंबर लिखा है वो वहां लॉर्ड हो गए। ठीक है, जैसे आपके घर में माना 12 कमरे हैं, कोई किचन होगी, कोई वॉशरूम होगा, कोई लिविंग एरिया होगा, कोई बेडरूम होगा। तो हर डिपार्टमेंट, हर एक का मालिक कोई और होगा ना। भाई रसोई की जिम्मेदारी तेरी है, वॉशरूम साफ करने की जिम्मेदारी तेरी है, लिविंग एरिया को देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, पूजा घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ऐसे ही हमारी कुंडली है। ठीक है, ये हमारा वर्क स्पेस है, यहाँ हम बैठ के काम करते हैं, वो हमारा 10th हाउस है। तो पूरा का पूरा चार्ट हमें यही सब बताता है। करने के लिए अभी आपके पास बहुत कुछ है। नंबर 1 राशियां याद करनी है। ठीक है, नंबर 2, एक मैं यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहती हूँ।